Hello, everybody. We'll continue with the subject surveying. We were discussing the topic compass surveying. So far, we've discussed methods of surveying, that is triangulation and traversing. What is a traverse? Instruments used to measure angles, and what is compass surveying briefly. In this lecture, we'll be discussing what is a compass. A compass is a small instrument which consists of a magnetic needle, a graduated circle and a line of sight. तो कंपास के तीन मेन पार्ट होते हैं. एक हो गया आपका मैग्नेटिक नीडल जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. मैग्नेटिक नीडल हेल्प करता है आपको डायरेक्शंस बताने के लिए, मैग्नेटिक डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बताने के लिए. ठीक है. ग्रेजुएटेड सर्कल, यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड सर्कल प्रेजेंट है. इस फिगर में भी आप देख सकते हैं. ये ग्रेजुएशंस डिग्रीज में होती है और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी आप रेफरेंस लाइन ले रहे हैं उससे कितने एंगल पे जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो प्रेजेंट है. तो ये रीडिंग्स के लिए हम ग्रेजुएटेड सर्कल दिया होता है हमें. और लाइन ऑफ साइट, अगर आप यहाँ इस फिगर में देखें तो वेन दे रखे है, एक यहाँ पे वेन दे रखा है, एक यहाँ पे वेन दे रखा है. आप इससे साइट करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट है उसे बाइसेक्ट करते हो और एक लाइन ऑफ साइट ऑब्टेन करते हो. इस लाइन ऑफ साइट और जो रेफरेंस लाइन जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसके बीच में जो एंगल है उसे हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक बेयरिंग. सो जब आपको कंपास से कोई एंगल ऑब्टेन करना है या रीडिंग कैसे लेनी है, उसमें बहुत सिंपल है कि आपने क्या करना है, कंपास प्लेस करनी है. कंपास जो नीडल है वो किसी डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर देगी अपने आप को अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक डायरेक्शंस अवेलेबल देयर एट दैट पॉइंट. तो मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है और ये रेड लाइन जो है ये आपकी जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन है उसको इंडिकेट कर रही है. आपने वेन के थ्रू साइट किया है ऑब्जेक्ट को और ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको लाइन ऑफ साइट दे रही है. हमें पता करना है कि ये एंगल थीटा कितना है. तो हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन लाइन ऑफ साइट जो है ग्रेजुएटेड सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है या कहाँ पे कोइंसाइड, जिस वैल्यू के साथ ये कोइंसाइड कर रही होगी वो वैल्यू हमें क्या दे रही है? थीटा की वैल्यू दे रही है. ठीक है. तो यूजिंग अ कंपास आप थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं. अब आता है फॉर्म्स ऑफ कंपासेस. हमारे पास दो मेन कंपासेस जो हम सर्वेइंग में यूज करते हैं वो होते हैं प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरी होती है सर्वेयर्स कंपास. सो ये एक प्रिज्मेटिक कंपास है और ये एक सर्वेयर्स कंपास है. मेनली हम प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं. तो प्रिज्मेटिक कंपास को पहले देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर सर्वेयर्स कंपास पे आएंगे. तो commonly used for rough surveys, invented by Captain Cater in 1814. अब ये बहुत पुरानी कंपास है जो बहुत पहले इन्वेंट हो चुकी थी बट अभी भी यूज में है. सो इट इज वेरी रेलिवेंट इन टूडेज टाइम एज वेल. सो इसके पार्ट्स देखते हैं. बेसिकली जब आप एक प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं तो उसमें एक सिलेंड्रिकल मेटल बॉक्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. ये वन ब्रैकेट में या जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं ये इंडिकेट करी है इस फिगर के रेफरेंस में जो भी आपको पॉइंट्स मिल रखे हैं. तो कंपास बॉक्स जो है यहाँ पे 1 पे दे रखा है. 1 कहाँ पे है? ये है. तो ताकि आप बाद में भी समझ सकें तो दिस इंडिकेट्स 1. ठीक है. तो ये सिलिंड्रिकल मेटल बॉक्स जो है वो 8 to 12 सेंटीमीटर डायामीटर का होता है और आप क्या कर सकते हैं, इस डायामीटर पे या इस डायामीटर की साइज की एक क्या होती है? नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है जो यहाँ पे पिवटेड होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल है जो पिवटेड है कहाँ पे? इस मेटल बॉक्स के सेंटर पे. अब क्या है? अ ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग. अगर आप देखें तो एक ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग लग रखी है इस नीडल के अराउंड, जिसमें जो डिग्रीज है वो हाफ डिग्री के लीस्ट काउंट को इंडिकेट कर रही है. तो जो भी ग्रेजुएशंस है वो हाफ अ डिग्री को इंडिकेट कर रहे हैं. फिर एन एगेट कैप. एगेट एक अलॉय होता है, मेटल अलॉय, जिसकी कैप है यहाँ पे इस तरीके से ये कैप लगा रखी है जो अटैच करता है नीडल को टू द ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग. तो ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रिंग से अटैच करने के लिए आपने क्या यूज कर रखा है? एक एगेट कैप. तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि किससे अटैच्ड होती है एगेट कैप.
It is attached. It attaches the needle to the graduated aluminium ring. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्रिज्म दे रखा है. ये प्रिज्म दिया होता है ताकि आप जो ग्रेजुएशंस हैं उनको एक्यूरेटली पढ़ सके, क्योंकि हाफ अ डिग्री की ग्रेजुएशंस हैं तो एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिज्म दे रखा है. और प्रिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर क्या प्रोवाइडेड है, एक प्रिज्म कैप प्रोवाइडेड है. अब देखते हैं एन ऑब्जेक्ट वेन. ऑब्जेक्ट वेन क्या हुआ, ये देखिए अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट वेन. जो यहाँ पे ये था, ये जो ये मेटल फ्रेम है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट वेन. इज हिंज टू द बॉक्स साइड. ये कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी हिंज कर रखा है इसको बॉक्स के साइड पर. डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द प्रिज्म. अब ये ध्यान रखना है कि जो ये वेन है और जो प्रिज्म है वो कैसे होंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगे. फिर अब इस प्रिज्म में इस वेन में एक हॉर्स हेयर अटैच्ड है ताकि वो ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट कर सके. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको ये थ्रेड सा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में एक हॉर्स हेयर होता है जिसकी हेल्प से आप जो भी ऑब्जेक्ट आप साइट कर रहे हैं उसको बाइसेक्ट करेंगे. The eye is placed at the eye hole below the sighting slit. अब आपने क्या करना है, जब आप साइट करने लगेंगे ऑब्जेक्ट को तो साइटिंग स्लिट यहाँ पे होगी, उससे उसके नीचे आप अपनी आई प्लेस करेंगे, ठीक है, ताकि आप साइट कर सकें. The graduations can be observed directly by the eye after they are reflected from the diagonal of the prism. अब आपने क्या करना है, ये आप प्रिज्म देख सकते हैं इस तरीके से अवेलेबल है. ये प्रिज्म रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से जो ग्रेजुएशन होगी उसकी लाइन ऑफ साइट इधर पॉइंट कर रही है, इधर से ये रिफ्लेक्ट करेगी और डायरेक्टली आपकी आई में एंटर कर जाएगी. तो हमें ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है, हम इसी पोजीशन पे रह के अपनी ग्रेजुएशन को रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्म. The graduations can be observed directly by the eye after they are reflected from the diagonal of the prism. The graduations are read clearly with the help of a focusing screw. अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक फोकसिंग स्क्रू दे रखा है. अब फोकसिंग स्क्रू से क्या होता है, फोकसिंग स्क्रू की हेल्प से आप जो यहाँ पे अगर आप देख सकें ये फोकसिंग स्क्रू प्रोवाइडेड है, आप जो क्लैरिटी है आपकी रीडिंग की उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं जो भी ग्रेजुएशन आप पढ़ रहे हैं उस पर. The horizontal and vertical faces of the prism are made convex to give magnified readings. अब क्योंकि हाफ अ डिग्री की ग्रेजुएशंस है तो वो डिग्री जो वैल्यूज होंगी वो बहुत माइन्यूट होंगी ताकि आप उनको इजीली पढ़ सकें. ये प्रिज्म अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्शन, एक तो उसने 90 डिग्री से आपकी लाइन ऑफ साइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, साथ में वो मैग्नीफाई भी कर देगा आपके लिए. तो ईज ऑफ रीडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, प्रिज्म प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द वेयर एंड टेयर ऑफ द पिवट पॉइंट. अब पिवट पॉइंट कहाँ पे है, पिवट पॉइंट ये है, ये जो 2 पे देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है आपका पिवट पॉइंट है. पिवट किसके लिए है, नीडल के लिए जो पिवट हो रखा है, यहाँ पे ये नीडल पिवटेड थी. तो अब क्या होगा कि अगर जैसे जैसे आप बार बार नीडल को यूज करेंगे तो ये पिवट पॉइंट का वेयर एंड टेयर होगा. तो हमने कोशिश करी है जब ये कंपास बनती है कि इसका वेयर एंड टेयर क्या हो, मिनिमम हो. जो ये ऑब्जेक्ट वेन है इज ब्रॉट डाउन ऑन द फेस ऑफ द ग्लास कवर. अब ये जो ये 6 ये देख रहे हैं आप, जो हैच्ड सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, हैच लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द ग्लास कवर. अब ये जो ये ऑब्जेक्ट वेन है, इस ऑब्जेक्ट वेन को आप नीचे की तरफ को फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या प्रोवाइडेड था, हिंज प्रोवाइडेड था. जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 17 नंबर पे यहाँ पे एक लिफ्टिंग पिन है. ये लिफ्टिंग पिन अटैच्ड है एक लिफ्टिंग लिवर से. तो ये मैकेनिज्म आपको समझना इम्पोर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्ट वेन जो है यहाँ पे हिंज प्रोवाइडेड है, यहाँ पे एक लिफ्टिंग पिन प्रोवाइडेड है, लिफ्टिंग पिन अटैच्ड है लिफ्टिंग लिवर से और ये लिफ्टिंग लिवर अटैच्ड है पिवट पॉइंट से, पिवट से. ठीक है, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट वेन को फोल्ड करके नीचे लेके आएंगे तो इसका ये जो लिफ्टिंग पिन है ये लिफ्टिंग पिन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. जैसे ही आप इसको यहाँ पे फ्लैट करेंगे इस तरीके से ये
जब मैं ऑब्जेक्ट वेन को फ्लैट करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इस प्रेशर की वजह से ये पिन क्या करेगी, प्रेस हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। जैसे ये नीचे जाएगी ये इस लिवर को प्रेस करेगी। जैसे ये लिवर को प्रेस करेगी, द नीडल इज देन ऑटोमेटिकली लिफ्टेड ऑफ द पिवट बाय द लिफ्टिंग लिवर। अब ये क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये लिवर को यहाँ से प्रेस किया तो जो नीडल है वो नीडल लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी और पिवट पॉइंट से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो इस हेल्प से आपका जो पिवट पॉइंट है उसका वेयर एंड टियर नहीं होता है, क्योंकि जब आप कंपास यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ये जो ये नीडल है इसको लिफ्ट कर देते हैं पिवट पॉइंट से। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वेन हम कैसे अपने पिवट पॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब आप कंपास को यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये प्रेस करना बंद कर देगा इस लिवर पे। ये लिवर पे जब प्रेस करना बंद कर देगा तो नीडल वापस किस पे आ जाएगी, पिवट पॉइंट पे एडजस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है टू डैम्प द ऑसिलेशंस ऑफ द नीडल। अब क्या होता है जब आप नीडल यूज करने की कोशिश करते हैं, अगर हम प्लान में देखें थोड़ा, तो ये नीडल क्या करती है, ये ऑसिलेट करती है इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करेगी। तो आपको एक पर्टिकुलर रीडिंग नहीं मिल रही है। अब वो जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो किसी भी वजह से हो सकती हैं। आपने बहुत झटके से कंपास को खोला है या इसको कोई झटका लगा है इसके ट्राइपॉड पे या किसी भी वजह से, तो ये नीडल बहुत फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट करने लग जाती है अगर परफेक्टली स्टिल ना हो आपका कंपास का ट्राइपॉड और कंपास इटसेल्फ। तो हम क्या करते हैं, इन ऑसिलेशंस को कम करने के लिए या तो आप वेट करें कि ऑसिलेशंस अपने आप डाई डाउन हो जाएं, पर अगर आपको काम थोड़ी तेजी से करना है तो हम यहाँ पे मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है, टू डैम्प द ऑसिलेशंस ऑफ द नीडल बिफोर टेकिंग अ रीडिंग एंड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट क्विकली। अब तेजी से हमने इसको ऑसिलेशंस को बंद करना है। द लाइट स्प्रिंग ब्रेक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको शेड करूं ग्रीन से, तो यहाँ पे एक लाइट स्प्रिंग ब्रेक दे रखी है। ये लाइट स्प्रिंग ब्रेक क्या करेगी, ये अटैच कर रखी है हमने अपने सिलिंड्रिकल बॉक्स से, इनर साइड ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉक्स से आपने अटैच कर रखी है। और फिर क्या है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेक पिन। तो ये जो ये अगर हम फिर से इसको हाईलाइट करें ब्लू से, तो ये क्या है आपकी ब्रेक पिन। तो हमने क्या किया है, इस स्प्रिंग ब्रेक को ब्रेक पिन से अटैच कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्रेक पिन को पुश करेंगे अंदर की डायरेक्शन में। जैसे ही आप इसको अंदर की डायरेक्शन में पुश करते हैं तो जो आपका ब्रेक स्प्रिंग है ये भी आगे को जाएगा, ये आगे को जाएगा तो वो नीडल के कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही वो नीडल के कांटेक्ट में आता है इस तरीके से, तो नीडल की ऑसिलेशंस क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि नीडल के पास अब मूव करने के लिए स्पेस नहीं है। तो इसकी हेल्प से ब्रेक पिन और स्प्रिंग ब्रेक की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑसिलेशंस को डैम्प कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। टू डैम्प द ऑसिलेशंस ऑफ द नीडल बिफोर टेकिंग अ रीडिंग एंड टू ब्रेक इट टू रेस्ट क्विकली द light and bring it to rest quickly, the light spring brake attached to the inside of the box is brought in contact with the edge of the ring by gently pressing inward the brake pin। हमने gently press किया है उसको और उसको नीडल को आपने ऑसिलेट करने से रोक दिया। नेक्स्ट है, if the bearings of very high or very low objects are to be taken। अब क्या होता है कि जब आप रीडिंग ले रहे हैं कंपास से तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ग्राउंड लेवल हो वो बिल्कुल फ्लैट हो। हमने ये बात करी थी ट्रायंगुलेशन और ट्रिवर्सिंग में, हमने देखा था कि अगर ग्राउंड में अंडुलेशंस हो तो हम कंपास सर्विंग प्रेफर करेंगे चेन सर्विंग के ऊपर, क्योंकि ट्रिवर्सिंग में अंडुलेशंस को कवर करना इजी हो जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने कंपास रखी है अपनी और यहाँ पे कोई पोल है जिसका आपको रीडिंग लेना है। तो जब आप इसकी रीडिंग लेंगे तो ये हमारे लेवल पे तो नहीं है, अब ये लाइन ऑफ साइट थोड़ी ऊपर को जाएगी।
इस तरीके से ये होगा मेरे लाइन ऑफ साइट। तो हमें क्या करना है, हम इस लाइन ऑफ साइट को लेने के लिए यहाँ पे एक मिरर लग रखा है, रिफ्लेक्टिंग मिरर। अगर आप इस फिगर को देखें ध्यान से तो आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टिंग मिरर लग रखा है जो अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ अ हिंज अगेन। तो यहाँ पे भी क्या है, एक हिंज है। और ये जो ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, इस रिफ्लेक्टिंग मिरर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब मुझे किसी ऊंचे ऑब्जेक्ट की या किसी बहुत ही लो ऑब्जेक्ट की, तो कोई ऐसा डिप्रेशन वाला पॉइंट भी हो सकता है, किसी लो ऑब्जेक्ट की आपने को बाइसेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को और आपने एंगल ऑब्टेन करना है, तो हम इस रिफ्लेक्टिंग मिरर का हेल्प लेते हैं। So if the bearings of very high or very low objects are to be taken, the reflecting mirror which slides on the object plane is tilted. अब आपने क्या किया, पहले तो ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, जो आप ये पहला फिगर हम देख रहे थे यहाँ पे, ये कैसी पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। हम क्या करेंगे, हम इसको टिल्ट कर देंगे कुछ इस पोजीशन में, इस तरीके से आप इसे ले आएंगे। अब इस तरीके से लाने का क्या फायदा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी रिफ्लेक्शन इस मिरर में आएगी हमारे पास। जो ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट का मैं रीडिंग लेना चाहती हूँ, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा मुझे, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मुझे वो इस मिरर में दिखाई देगा, जिसको मैंने क्या कर रखा है, टिल्ट कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इस मिरर को यहाँ पे जो हॉर्स हेयर है, इससे ऑब्जेक्ट की इमेज को बाइसेक्ट करूंगी। क्लियर, ऑब्जेक्ट की इमेज को जब आप बाइसेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप क्या ले लेंगे, एंगल ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना होगा कि जब आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है ये मिरर, अगर आपके ऑब्जेक्ट सामने है और आपको सिंपली दिखाई दे रहा है तो मिरर की जरूरत हमें नहीं पड़ती। पर अगर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी हाई पॉइंट पे है या फिर किसी लो पॉइंट पे है, तो हम इस मिरर को क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। और टिल्ट करके हम उसको कैसे यूज करते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है उस इमेज को बाइसेक्ट करते हैं। which slides on the object when is tilted and image obtained in it is bisected by the crosshair। और आप इमेज को जब बाइसेक्ट करते हैं तो उसकी हेल्प से हम ग्रेजुएशन रीड करके एंगल डिटरमिन कर लेते हैं। अब अगर हमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना है जो बहुत ल्यूमिनस है, जैसे आप किसी लाइट बल्ब को रेफरेंस ले रहे हैं, स्ट्रीट लाइट के बल्ब को, या सन के रेफरेंस में या सन की डायरेक्शन में कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, कलर्ड ग्लासेस, जो टिंटेड ग्लासेस होते हैं, हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इस पॉइंट पे। अब वो टिंटेड ग्लासेस प्लेस करने का क्या है कि वो जो सन या जो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से जो आपकी ब्लाइंडनेस होती है हमें आई में, वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे हम सन ग्लासेस पहनते हैं, तो पहले सन ग्लासेस नहीं होती थी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कलर्ड ग्लासेस लगा सकते हैं। और बिटवीन द स्लिट एंड द ऑब्जेक्ट वेन, आप देख सकते हैं ये स्लिट है हमारा और ये ऑब्जेक्ट वेन है, इसके बीच में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया है, कलर्ड ग्लासेस प्रोवाइड कर दिए हैं, जब भी हम किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइक द सन और लाइट बल्ब को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब हमने सारे पार्ट्स इसके देख लिए हैं, हमने अब इसको क्लोज कर देना है अपनी कंपास को, प्रिज्मेटिक कंपास को। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट वेन को फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये फ्लैट हो जाएगी। अब इस पूरे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा, एक मेटल कवर होगा जो आपका ग्लास को भी प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट वेन को भी प्रोटेक्ट करेगा। इस तरीके से हम अपनी मैग्नेटिक जो नीडल है और जो पूरी की पूरी प्रिज्मेटिक कंपास है उसको प्रोटेक्ट करते हैं जब हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। So in today's lecture we covered what is a compass, what is a prismatic compass and what are the various parts of a prismatic compass. अब upcoming lecture में हम working of a prismatic compass देखेंगे। So I hope आपको समझ आया होगा। Thank you.